पेट्रोल महंगा तो सब कुछ महंगा। सितम यह है कि इस महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, लेकिन राहबर खुश हैं कि इन्हें सियासत करने को एक और इशू मिल गया। तो मेरे नज़दीक तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इस वक्त सबसे अहम है, यानी कि अगर ये लोग डिसाइड करते हैं तो ये पंजाब गवर्नमेंट तो डेफिनेटली गिरा सकते हैं। एक आध लाश जो होती है वो बाज़ का फ्यूल फ्राहम करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आखिर वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत ने अपने कंधे हल्के करने के लिए बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया गया। पाकिस्तानी ये खबरें तो कई दिन से सुन रहे थे कि पेट्रोल महंगा होगा, मगर कल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इनकी तस्दीक ये कहकर कर दी थी कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं। सो पेट्रोल महंगा कर दिया गया। आज से 1 लीटर पेट्रोल 159 रुपये 86 पैसे में मिलेगा। यह पाकिस्तान में पेट्रोल की अब तक की रिकॉर्ड कीमत है। हुकूमत का यह मौक़िफ़ दुरुस्त है। आलमी मंडी में पेट्रोल इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है, जिसके असरात का हमें भी सामना है। मान लिया, लेकिन एक सादा सा सवाल है कि ओगरा की समरी तो कम इजाफे के लिए थी, फिर यह ज्यादा इजाफा किसके हुक्म पर किया गया? अवाम ये जानना चाहते हैं। शुक्र इस बात पर भी है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी खत्म होती नजर आ रही है। अगर यह तनाज़ा जारी रहता तो फिर पेश गोइयां ये थीं कि पेट्रोल की कीमत डबल सेंचुरी बनाकर ही छोड़ेगी। अब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई है। देखिए अगली बार इस कमी पर हुकूमत अवाम को रिलीफ देती है या IMF की शराइत की वजह से फिर तकलीफ का ही सामान होता है। ये बात हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि पेट्रोल महंगा तो सब कुछ महंगा। सितम यह है कि इस महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, लेकिन राहबर खुश हैं कि इन्हें सियासत करने को एक और इशू मिल गया। इस महंगाई को लेकर अपोजिशन की सियासत अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के गिर्द घूम रही है। पीपल्स पार्टी ने तो अपने मार्च का शेड्यूल जारी कर दिया, जबकि PDM अभी कोई और गेम चलाने के चक्कर में लगती है। मुलाकातें राब्तों का नतीजा क्या निकलता है? तरीन ग्रुप किसका पसंदीदा तरीन बनता है? अपोजिशन हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर पाती है या फिर इसकी अपनी मुश्किलात बढ़ती हैं? जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले FIA के हाथों सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर बात कर लेते हैं कि ये मामला है क्या। बाबर डोगर साहब और गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, अदालत का फैसला आ गया कि मोहसिन बेग के घर जो छापा मारा गया उसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं था, सबूत नहीं थे, जिन लोगों ने छापा मारा उनको इख्तियार नहीं था। तो फिर उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया, फायरिंग की, अहलकार को ज़ख्मी किया, गोली चलाई, तब उनके साथ जो भी कपड़े फाड़े, लड़ाई की, जैसा भी किया, जो भी मौके पुलिस का आया कि जो इतनी गोलियां चलाई कि वो जब खाली हो गई मैगजीन, यानी उनके पास गोलियां ही खत्म हो गई, तो तब जाकर हम गिरफ्तार कर सके। उनके बेटे की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाते रहे। वो सब अब यानी सही था, सब कुछ ठीक था, सब खत्म। उसामा साहब, मोहसिन बेग साहब ने 1-2 दिन पहले एक निजी चैनल के एक प्रोग्राम में कोई ऐसी बातें की या कुछ ऐसे फिक्रे के जो हुकूमत में कुछ लोगों को नागवार गुजरे। उसकी बुनियाद पर आज FIA ने उनके घर पर रेड कर दिया। FIA लाहौर में दरख्वास्त दी गई और दरख्वास्त के फौरी बाद FIA इतनी एक्टिव और इतनी क्विक थी कि उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, उसके घर पे धावा मारा। जब अरेस्ट वारंट मांगे गए, डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई कि क्यों, किस कानून के तहत छापा मार रहा है, क्या अदालती है उनके पास, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी लीगल कवर नहीं थी उनके पास कि जिसकी वजह बता सके कि छापा क्यों मारा गया। उसके बाद उनको उठा के ले गए। सेल्फ डिफेंस में उन्होंने भी जो हरकत की मैं उसको एंडोर्स नहीं करता, उन्होंने अगर फायरिंग की तो मैं उसको एंडोर्स नहीं करता। अच्छा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हुकूमती वज़रा रोज़ कुछ ना कुछ उसामा साहब कर रहे हैं। फवाद चौधरी जर्नलिस्टों को थप्पड़ मारे, उस पर तो आज तक कोई अदारा हरकत में नहीं आया। वो बेचारे जो जिनको थप्पड़ मारे गए वो 2-2 साल से थानों में, अदालतों में धक्के खा रहे हैं। उनके खिलाफ तो कोई FIR, उसके खिलाफ तो दर्ज नहीं की गई। क्या वो आसमान से उतरे हुए हैं? वो जिसको मर्जी थप्पड़ मार दे, जो मर्जी करते रहे। शहबाज गिल की लैंग्वेज देखिए, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है, उसको तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। और जनाब आप, ये एक नया तरीका आ गया है कि जनाब जो बोले उसको उठा लो।
अच्छा। और ये जुबानबंदी का एक नया तरीका है कि FIA तो पैमरा कहाँ पर है। असूली तौर पे होना तो ये चाहिए था कि अगर गवर्नमेंट को कोई चीज़ नागवार गुजरती है तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, पैमरा में आप जाके कंप्लेंट करें, कंप्लेंट का नोटिस होगा, उस बंदे को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर सके तो उसको सजा दे दें। ये सोशल मीडिया तो नहीं है, ये तो एक रेगुलर निजी न्यूज़ चैनल था जिसपे ये प्रोग्राम चल रहा था। तो फिर सेकेंडली बात ये है कि खाली मोहसिन बेग ही क्यों, इस प्रोग्राम में बाकी भी जो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने उसको इंडोर्स किया, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए था। उनके घरों में भी जाके पुलिस, लेकिन शायद सर एक पहुंचती, वहां पे क्यों नहीं पहुंची गई। उसामा साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मैं शहबाज गिल को देखता हूँ, जो उसकी लैंग्वेज है, जो मोहसिन बेग के बारे में वो ट्विटर कर रहा है ना, वो भी कोई एंडोर्स नहीं कर सकता। अब मसला ये है कि उसके उस पे तो कोई चीज नहीं है, वो जो मर्जी बोलता है। सर ये तो एक अलग मैटर रह गया, लेकिन सर फायरिंग करना, सर फरूकी के बारे में क्या क्या ट्रेंड चलाए जाते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी जर्नलिस्ट हैं, फीमेल जर्नलिस्ट हैं, पर दरखास्त जानी चाहिए ना, उस पर भी तो फिर FIA को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम दरख्वास्तें देते रहे, जब समी इब्राहिम पे फवाद चौधरी ने अटैक किया उसका क्या हुआ? सर किसने उस पर कोई एक्शन लिया? कोई FIR दर्ज हुई? किस कोर्ट में है वो केस? उसामा साहब, जब आप हुकूमत के किसी मिनिस्टर के खिलाफ दें, कोई नहीं पूछता। मसला ये है कि यहाँ पर अब एक ओपनली गुंडागर्दी बदमाशी स्टार्ट हो गई है कि जो भी बोले, ये असल में ये है कि लोगों को दिखाना है कि जो भी बोलेगा इस तरह से मुंह बंद किया जाएगा। फेक न्यूज, सारा दिन मिनिस्टर फेक न्यूज देते रहते हैं, सारा दिन गलत बातें करते रहते हैं। सर मोहसिन बेग साहब ने क्या कहा है गिरफ्तारी के बाद? उस वक्त उन्होंने जो बात की है मीडिया से या लोगों से बात करने की कोशिश की, वो आपको दिखाते हैं। गुलाम रज़ा साहब, अब इस केस का क्या बनेगा? यानी इसका तो ऐसे लग रहा है कि एक तो चले वो रह गया, बाबर साहब का ख्याल है कि जी ये इसकी ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ तक जाने की, लेकिन अगर ये गलती FIA ने की है, ये अजीबो गरीब तरीका है जाने का, और फिर गलत ये जानबूझकर किया जाता है एम्बेरस करने के लिए गवर्नमेंट को कि जी कोई इनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं थी। और मोहसिन बेग साहब ने उसके बाद जो तर्ज अमल अपनाया है, अगर इस तरह से लोग आ गए थे वो गलत भी थे और उसके बाद वो दोबारा अदालत जा सकते थे, लेकिन इस तरह से पकड़ना बंदूक के जोर पर और बिल्कुल यानी पिस्टल तान लेना किसी पर, कुछ भी हो सकता था, फायरिंग भी वहाँ पर की, एक एहलकार को ज़ख्मी भी किया, ये सब तो इसको तो इंडोर्स नहीं किया जा सकता, ये इसको तो जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन इसको इंडोर्स इस तरह से किया जा सकता है। मैं ये वायलेंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अगर आप सेल्फ़ डिफेंस में, आपको नहीं पता कि आपके ऊपर घर में किन लोगों ने धावा बोला है, उनके पास कोई वर्दी नहीं है, उनके पास कोई किसी किस्म का सर्च वारंट नहीं है, सीज वारंट नहीं है, और वो आपके घर में धड़ाधड़ जी भी हैं। आपको पता है कि हालात कैसे हैं, चोरियां डकैतियां तो रोज़ाना इनसे रुकती नहीं है पुलिस से, और ये छापे मारने के लिए ये यहाँ पे जा रहे हैं। दुनिया जहान की क्राइम यहाँ पाकिस्तान में हो रही है, इस्लामाबाद में क्राइम का गढ़ बन चुका है। मुझे बताएं कौन उसको देखेगा? अब वो क्या करे बंदा? वो सो रहे थे, उठे तो सराहने उनके पिस्टल पड़ा हुआ था, बाहर निकल आए, वो उन्होंने एक दो फायर किए, फिर भाग गए। या तो बताएं भाई कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उन्होंने एक बंदे को अब उसने उनको बताया, जब वो उसको धक्कम पेल कर रहे थे, तब उस बंदे ने उसको बताया कि बेग साहब मैं तो FIA से हूँ। उन्होंने फिर उसको उस वक्त जब उन्होंने कहा FIA से हूँ, फिर उन्होंने कहा आप किसके साथ आए हैं, कौन है। उसके बाद बाकी लोग, उन्होंने ख़ुद फ़ोन किया SP को, मरगला को, कि वो यहाँ पे आए, इस तरह से कुछ लोग FIA का ढोंग रचा के यहाँ पे आए हैं, पता नहीं वो कौन लोग हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची है। मुझे बताएं कोई दहशतगर्दी का पर्चा था उनके ऊपर, उन्होंने क्या किया? बाद में तो हुआ है, डिफेंस में उन्होंने कार्रवाई की है, दहशतगर्दी का पर्चा भी हुआ है और भी दफात हुई है, कत्ल इक़दाम कत्ल नहीं, वो पर्चा जो दर्ज हुआ है ना मुर्जा साहब, वो पर्चा दहशतगर्दी का तो थाने वालों के ऊपर दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने वहां से ले जाके कहते हैं बेग साहब आप थाने आ जाएं, थाने चलते हैं और वहां पे जाके बात करते हैं। वो थाने चले गए हैं, थाने वाले बाहर निकल गए, FI वाला ने मारा उनको और उन्हें ज़दोकोब किया। मुर्जा साहब मुझे एक बात बताएं, जख्म लगे। बात ये है कि एक दरखास्त 9 बजे के करीब एक दरखास्त लाहौर में, वकूआ इस्लामाबाद में होता है, दरखास्त लाहौर में, जिस बंदे ने दरखास्त दी है वो मानसेरा का रहने वाला है, दरखास्त जाके देता है लाहौर में, वहाँ से दरखास्त जो है वो 15 मिनट के अंदर कार्रवाई और पुलिस वो पहुँच जाती है FIA वहाँ पे, और वहाँ पे जाके उनको उठाने के लिए भाई आप टेलीफोन कर, कितने लोगों को आप फ़ोन करते हैं कि साइबर क्राइम में आपका ये मसला है, आप आएँ, आप वजाहत दें।
आप उनको फ़ोन करते, वो आपके पास आ जाते, बैठ जाते। इसका मतलब तो ये है कि ये काम नहीं था जो गरीदा फरूकी वाले शो की बात कर रहे हैं आप, ये नहीं है। उसके बाद एक दो जुमले कहे थे मोहसिन बेग साहब ने, उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें मेरे पास हैं उसका तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है, किसी को भी अंदाज़ा नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान को पता है। उन्होंने जब ये जुमले कहे हैं, ये उसकी पादाश में आज 3 छापे मारे गए हैं मोहसिन बेग साहब के घर में। दोबारा छापे किस चीज़ के लिए मारे जा रहे हैं सर? इसलिए एक बंदा आपने गिरफ्तार कर लिया, कहा जाता है उनका बेटा भी था, उसके लिए बाद में छापे मारे गए कि उसको हवाले किया जाए। सर सारा घर तलाश किया जा रहा है, बेटा तो घर पर है नहीं है, बेटा तो लापता है। सारे घर का सामान चेक किया जा रहा है, क्या वो सामान में तो बेटे को बरामद करना है? अच्छा, एक एक चीज घर की तलाशी ली जा रही है, एक एक चीज देखी जा रही है। मुझे काबीना में चीजें कोई ना कोई चीज ऐसी है, कोई ना कोई चीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, कोई ना कोई इमरान खान साहब की या किसी और की, कोई ऐसी चीजें मोहसिन बेग साहब के पास हैं, क्योंकि ये राजदान थे उनके, ये उनके राजदान थे, ये सब कुछ उनके लिए करते रहे। बहुत से राजदान थी आपस में। अहमद जवाद साहब भी चले गए, राजदान बड़े चले गए, नून लीग में वो सब चले गए। लेकिन मुझे ये बात जाहिर हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई गलीज और इस तरह की कैंपेन चलाई जाती है कि एक विफाकी वजीर रोने लगता है बाकायदा आंसुओं से कि जी, कहते हैं जी, एजाज शाह साहब कह रहे हैं कि जी मैं IB का सरबराह रहा हूं, मैंने ऐसी गलीज कैंपेन कभी नहीं देखी किसी के खिलाफ जिस तरह की ये चल रही है। तो लोग अगर वहां पर दुखी होते हैं तो फिर क्या किया जाएगा? कैबिनेट का रवैया है, जो एडवाइजर की स्टेटमेंट गलत है, जिस तरह से कैबिनेट के मिनिस्टर जो हैं वो जर्नलिस्टों को मार रहे हैं, जिस तरह से ये जो शहबाज साहब है, इनका जो रवैया है, क्या आप उसको इंडोर्स करते हैं? नहीं करते। और सेकेंडली, जब आपने एक अदारा बना दिया, पैमरा मौजूद है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो प्रोग्राम को बैन कर सकता है, वो उस बंदे को बैन कर सकता है। ये क्या तरीकाकार है कि आप FIA भेज के बंदा उठवा दें यार? लेकिन ये उस बंदे को उस पैमरा में जाए, जो एक लीगल चैनल है, आप फिर पैमरा को बंद कर दें। सर एक और भी तो है ना, क्योंकि FIA डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ रही है, उसको इस्तेमाल करें जो सोशल मीडिया पर करता है। अगर कोई गुलाम साहब सोशल मीडिया पर करता है तो तब क्या करेंगे? एक चीज को उसके बाद फैलाता है, उसमें खड़ा रहता है। ये जो इस मामले को आप इस हद तक आप सिर्फ फिलहाल देखें कि जज साहब ने, एडिशनल सेशन जज ने, उनके साथ भी 2 नंबरी की पुलिस ने, वहाँ पे उनके पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि भाई रोज़नामचे ले आएँ। FIA से भी कहा कि आप अपनी रवानगी, रोज़नामचा और आप सारा कुछ रिकॉर्ड ले आएँ, वो भी ना लेके आए। पुलिस वालों को कहा, वो भी ना लेके आए। और सीधा उनको पता कि इधर तो दाल नहीं गली, रिमांड नहीं मिला, बात नहीं हुई, उन्होंने उठा के साथ दहशतगर्दी में पेश कर दिया। वहाँ से 3 रोज़ का रिमांड ले लिया। जज साहब भी बैठ गए, उन्होंने कहा कि बुलाएँ, आप ले आएँ इधर, आप मुलज़िम को भी ले आएँ, बेग साहब को भी ले आएँ और रिकॉर्ड भी ले आएँ। 4-5 घंटे इंतज़ार करते रहे, कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया रोज़नामचा जिसमें रवानगी होती है पुलिस की, जो मुहर्रर लिखता है कि फ़लाँ केस के लिए, फ़लाँ बंदे के लिए हमने फ़लाँ टीम तश्कील दी है, वो छापा मारने जा रही है, और वो उसकी रवानगी का टाइम दर्ज किया जाता है रोज़नामचे में। कुछ नहीं था, नथिंग, एवरीथिंग इज़ ब्लैंक। तो फिर मुझे बताएं, ये बनाना रिपब्लिक है? आप इस तरह से करेंगे? ये जानबूझकर ऐसे किया जाता है, इनकम्पिटेंसी कहाँ है हमारा? मुझे बताएं, कहाँ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है हमारा? कहाँ है हमारे सिविल राइट? कहाँ है हमारे जर्नलिस्टों के हकूक? ये आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं। ये तो ये 2 जुमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये 2 जुमले उन्होंने, वो एक दफ़ा थोड़ी किताब। अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ, ये किताब भी रेहाम खान की जो गायब की थी, उसमें भी मोहसिन बेग साहब ने मदद की थी हुकूमत की। बहुत सारी किताबें उन्होंने यहाँ से उठवाई मुख्तलिफ जगह से, चले सर इकट्ठी करके किसी को दे दी। लेकिन ये हुकूमत के लिए कंपैरिजन क्रिएट हो गई है। एक दिन पहले कैबिनेट का इजलास होता है, उसमें एक खबर रो पड़ते हैं, फेक न्यूज़ की बात होती है, इस चीज़ को कंडेम किया जाता है, अगले दिन इसको उठा लिया जाता है। मुझे एक बात बताया, उसने कौन सी ऐसी डेरोगेटरी बात की थी जो इतनी नामुनासिब गुजरी कि आप उसको उठवाने चले गए हैं? इस तरह की बातें तो रोज सोशल मीडिया पे हो रही हैं, जो गलत हो रही है सर, नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। तो किताब का रेफरेंस दिया है, फिर किताब का रेफरेंस भी ना दिया जाए सर। अगर उसमें कोई गैर अखलाकी इस तरह की बात है तो उसके रेहाम खान यहाँ पे फिर रही है, उसको गिरफ्तार कर ले, उसको पकड़े, वो भी यहाँ पर है। कोई भी उठ, मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुने, देखिए सोशल मीडिया पर यही पर ना, पाकिस्तान गालियां दे रहा है, सड़क पर खड़े आप गिरफ्तार कर ले, हम टीवी पर बैठकर वो गालियां रिपीट करेंगे क्या कि जी फलां शख्स ने गालियां दी। आपसे बात, मैं ये कह रहा हूं कि रेहाम खान पाकिस्तान में उसने ये इल्जामात लगाए हैं सर, मैं बैठ के शुरू हो जाऊं। खिलाफ देखिए, मुनासिब ये है
उसामा साहब मुनासिब ये है सर, कि ब्रेक हो ऑथर जाएगी। के खिलाफ इंग्लैंड में उन्होंने किताब लिखी है, इंग्लैंड में उनके खिलाफ को मुकदमा किया जाए और वहाँ पे उनको कहा जाए कि ये चीज़ साबित करें। सर मुर्जा साहब अगर इंग्लैंड में अदालतें देख रही हैं सर, इंग्लैंड में नहीं, अल्ताफ तो यहाँ हुसैन तो के पाकिस्तान में एक अल्ताफ interim हुसैन के order भी मामले ले पर लिया सर हमने जाए। वो बरतानिया को भी देख लिया, एक- अदालतें बड़ी अच्छी है जी, वहाँ की अदालतें वो बिल्कुल उनके भी म्यारात और है, उस पर भी बात कर एक लें कभी। वहाँ- अच्छा सर, पेट्रोल की कीमत सर ब्रेक आ जाएगी इसके ऊपर अगर बात करनी है ना आपने, तो ये भी बता दूं, अगर उसके ऊपर भी बात करनी है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। उसमें सारी फैसिलिटेशन मौजूदा हुकूमत की है, इन्होंने प्रोसिक्यूशन करनी थी, वहाँ चीज़ें प्रोवाइड करनी थी इन्होंने ये लाल और मम हो गए थे। बरतानिया का शहरी इस वजह है, से इस तरह का फैसला है। वहाँ से। बरतानिया का शहरी है सर, सबको पता है वहां से तकरीर हुई है, किस तरह की तकरीर हुई है, सारी लाइव नशर हुई है, सब कुछ पता है। उसके बाद अटैक हुआ है, आगे लगी। चले सर, उस पर फिर डिबेट कभी कर लेंगे। अब ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, अजीब बात है कि उसके बाद ये इशू सामने आ जाता है और फिर ये सारा मामला कम से कम मीडिया की हद तक तो ऐसा लगता है कि दब गया। इतना इजाफा पेट्रोल में कि अब ये तकरीबन 160 रुपये हो गया है, चंद पैसे कम है। शायद मुझे तो लगता है सिर्फ इसलिए कम किया जाता है कि ताकि 160 ना कोई कह सके, 159 रुपये और जनाब 80 पैसे या इतने पैसे जनाब हो गया है, 86 पैसे, तो इसलिए कि जनाब आप 160 ना कहें। लेकिन मुझे एक और चीज़ की समझ नहीं है बाबड़ोर साहब, कि हमने भी प्रोग्राम किया और ये बात थी कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, ओगरा की समरी आ गई, कहा गया जी इमरान खान साहब ने उसको वापस भेज दिया है कि इसको दोबारा देखा जाए, और रात के 12 बजते ही जनाब वो मंजूरी हो जाती है। क्या लोगों ने सड़कों पर आ जाना था रात की तारीकी में इस तरह से करना? ये कुछ समझ नहीं आती कि क्यों इस तरह से किया, इसकी रीज़न क्या है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी ओगरा ने तो कम का कहा था, शायद उसमें पेट्रोलियम लेवी शामिल की गई है तो इस पर बढ़ा दिया गया। तो ये अब कह रहे हैं जी सेल्स टैक्स भी ज़ीरो है, इससे कम हम कहाँ ले जाएँ? उसामा साहब 11 रुपये ओगरा ने रिकमेंडेशन दी थी, 12 रुपये उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया और रात को 12 बजे के करीब ये सारा कुछ किया। ओबियसली कि इमीडिएटली कोई रिएक्शन ना आए, सुबह कोई ना कोई एक नया इशू खड़ा कर दिया जाएगा, नया शोशा दे दिया जाएगा ताकि ये जो पेट्रोल की कीमत है ये टीवी पे डिस्कस ना हो सके, कोई और शोशा चल जाए, चाहे वो मौसम बे का शोशा चल जाए, लेकिन पेट्रोल से जो आवाम है उसकी नज़रें जो है ओझल हो जाएँ। अब मसला ये है कि नज़रें ओझल किस तरह से हो सकती हैं उसामा साहब? लोगों की कमर टूट गई है, बेड़ा गर्क हो गया है, आम आदमी के घर का बजट डिस्टर्ब हो गया, महंगाई का एक सैलाब है, तूफान है। 12 रुपये, मैंने तो इतना एक गो में इतना पेट्रोल बढ़ते आज तक देखा ही नहीं है कि 12 रुपये यकदम बढ़ा दिया जाए। रिकॉर्ड बन गया। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है? अब बिजली भी महंगी होगी, अब जनाब ट्रांसपोर्टेशन में जो है उसकी वजह से हर चीज़ की कीमत जो है उसमें इजाफा हो जाएगा, जो खाने पीने की अशिया जो है वो महंगी हो जाएंगी। मैं कल मुझे कोई बता रहा था कि कंस्ट्रक्शन ये इनका प्राइम प्रोजेक्ट है। उसामा साहब, कंस्ट्रक्शन के शोबे में कीमतें जो हैं पिछले 2 महीने में तकरीबन 150 गुना बढ़ गई हैं, तकरीबन 150 गुना की कीमतें बढ़ गई हैं। आम आदमी के बस में घर बनाना नहीं रह गया, अब तो लोगों के बस में रोटी खाना नहीं रह गया। रोटी कहाँ से खाएं? किराया दें, बच्चों की ट्यूशन दें, बच्चों की स्कूल फ़ी दें, या बच्चों को कपड़े ला के दें, या रोटी खा लें। सर इसका बड़े अजीब हालात हैं सर। जी मेरे पास 1-2 मिनट रहे हैं। मैं सर एक चीज़ ये कहूँगा कि गवर्नमेंट चीज़ों को मैनेज अभी भी कर सकती है अच्छी गवर्नेंस के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी गवर्नेंस भी ये नहीं दे सकती। अच्छा, अभी मसला ये है गुलाम साहब के इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है पेट्रोल, कोई 8 साल का रिकॉर्ड है, हर तरफ पेट्रोल बढ़ रहा है। पाकिस्तान में तो है नहीं पेट्रोल, बाहर से हम ख़रीद रहे हैं, उसको किस हद तक कोई सब्सिडाइज किया जा सकता है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए? सब्सिडाइज ना करें। जिस वक्त तक ये 94-95 डॉलर तक है, उस वक्त तक आप अपने टैक्सेस ज़रा थोड़े से कम कर दें। क्या ऐसी मौत पड़ती है कि आप टैक्सेस जो है वो कम नहीं कर सकते? सर सेल्स टैक्स ज़ीरो है, पेट्रोलियम लेवी अब एग्रीमेंट हो चुका है कि 4 रुपये हर सूरत बढ़ाना है आपने, माहवार 30 रुपये तक लेकर जाना है। इसके ऊपर सेल टैक्स ज़ीरो नहीं है, इसमें सेल टैक्स, इसमें फ्रेट, इसमें सेल टैक्स, इसमें FED, इसमें डीलर मार्जिन, इसमें OMC's मार्जिन, इसमें ये पेट्रोल पंप मार्जिन, ये डाल के 30-35 रुपये फी लीटर इसमें कमाया जा रहा है। सर वो पहली हमने हड़ताल देखी है, वो पेट्रोल डीलर हड़ताल चले जाएंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का आप जिक्र कर रहे हैं, इतनी सादा नहीं है, वो हड़ताल पे चले जाएंगे, ये चीजें तेल ही नहीं होगा। पेट्रोल महंगा तो दूर, फिर लोग रोएंगे कि जनाब पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। महंगा क्या, 200 रुपये में भी हम मांग लेना चाह रहे हैं जी, वो भी नहीं मिल रहा, फिर तो लोग ये रोने पर आ जाते हैं।
रोने के ऊपर की बात नहीं है। आप शिबली फराज साहब वाली बात को देखें ना, उन्होंने बड़ा प्यारी आज बात की, उन्होंने कहा इस्तेमाल ही ना करें, वाह, घरों में बैठ जाएं। सर उसका तरीका उन्होंने नहीं बताया कैसे बैठे, कैसे इस्तेमाल ना करें, साइंटिफिक तरीका कहाँ चले जाएं। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल ही ना करें। तो बात ये है कि ये हमारी अप्रोच है, ये हमारी सोच है। और फिर बाद में ये जी IMF ने हमारे ऊपर डाल दी है। IMF ने क्या कहा है कि अपनी वाम को फांसी दे दो, उनके गले में रस्सी डाल दो, रोज़ खींचते जाओ, एक एक गिरा उसकी रोज़ खींचो। ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा। आप उनको मैनेज करके दें ना, उनको आप उनके पैसे आपने देने हैं। वो भी पैसे जितने भी IMF प्रोग्राम्स हैं, मैं तो ये अर्ज़ करूं कि जब से IMF के प्रोग्राम्स लिए जा रहे हैं, मुझे बताएं कि अवाम की फलाह के ऊपर क्या लग रहा है। क्या अवाम की तालीम बेहतर हुई है? क्या अवाम के हेल्थ के ऊपर कोई पैसे लगे हैं? क्या अवाम को पीने का साफ़ पानी मुयसर आ गया है? क्या रोज़गार मिल गया है? ये सारे शराफिया ने खाए हैं पैसे जो बाहर से लिए जाते हैं, सब शराफिया खा गई है। और ये सर वो तो कहते हैं मुल्क का कर्जा उतारने के लिए, ये समझ से बाहर है। कहा जाता है जी मुल्क का कर्ज हम उतारने के लिए कर्जे। ब्रेक है, अब पता नहीं ये पेट्रोल को ब्रेक कब लगेगी, ये ऊपर से ऊपर जाता चला जा रहा है। एक उम्मीद सी है कि कुछ आलमी मार्केट में 4% कीमतें नीचे आई हैं, शायद 15 दिन बाद इसका कोई इम्पैक्ट हमें नज़र आए, वरना तो यह है कि अब शायद साइकिल पर आ जाएगा बेचारा, मोटरसाइकिल वाला जिसके पास छोटी गाड़ी है वो मोटरसाइकिल पर, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो छोटी गाड़ी पर। किस तरह से मैनेज करेंगे? रिकॉर्ड बन चुका है पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे तरीन ग्रुप क्या करने जा रहा है। अब पता चला। अब पता चला। जहांगीर खान तरीन और पूरा ग्रुप ये बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है और इनकी एक मीटिंग होती है। जहांगीर तरीन साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं, अदम एतमाद पर वो क्या करने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये बाबर साहब कुछ समझ नहीं आई कि यानी अभी तो कुछ सामने ही नहीं आई। कोई चौधरी साहिबान वाली बात है कि जब अदम एतमाद तो कुछ होगा, कहाँ होना है, किसके खिलाफ होना है, तब देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ इस पर बातचीत जारी रखनी है। फिर गरीब आदमी बड़ी मुश्किल में है, ये सब इत्तेहादी कह रहे हैं, गरीब आदमी मुश्किल में है, लेकिन फिर कोई वजारत मिल जाती है तो वो पता नहीं गरीब आदमी कुछ बेहतर ज़िंदगी गुजारने लग जाता है, क्या होता है। तो ये आपको किस तरफ जाता नज़र आ रहा है जहांगीर तरीन ग्रुप? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी अब जितनी मुलाकातें हो गई हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, नून लीग, काफ लीग, तरीन ग्रुप, काफ लीग, इधर उधर, तो ये अब कुछ ना कुछ होके रहेगा फरवरी भाई। आपको क्या लगता है कि आज से पहले इस तरह की मुलाकातें नहीं हुई? उसामा साहब देखें, कल जहांगीर तरीन की जो ओन चौधरी के घर ग्रुप की जो मीटिंग हुई है उसमें तकरीबन 20-22 के करीब MPAs और कुछ 5-6 के करीब MNAs थे जी। अब ये मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, जहांगीर तरीन के कुछ MPAs MNAs जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। उनका ये कहना था जी, जो मेरी उसमें कि जनाब जो जहांगीर तरीन वाला इशू था वो इशू तो ख़त्म हो चुका है। अब इशू है कि हमने अपना सियासी मुस्तकबिल जो है उसका फ़ैसला करना है। तो और सेकेंडली ये है कि ये ग्रुप जो है ये कहते हैं कि जी हम गवर्नमेंट का PTI का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम उनके अलाई हैं। जिस तरह से MQM अलाई है, PMLQ अलाई है, बाकी अलाई हैं, हम भी अलाई हैं। हमारा एक अलहदा ग्रुप है और हमारी एक अलहदा शनाख्त है। तो हम फैसला करेंगे कि हमने किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है। अब देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, रात को 22 MPAs थे, उस 22 और जो टोटल डिफरेंस है वो 10 MPAs का डिफरेंस है गवर्नमेंट में जो काफली के पास है। अगर इन 22 में से 15 MPAs जो हैं वो भी नो कॉन्फिडेंस में वोट डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, तो गवर्नमेंट गिर जाती है, चौधरीयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे नज़दीक तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इस वक्त सबसे अहम है। यानी कि अगर ये लोग डिसाइड करते हैं तो ये पंजाब गवर्नमेंट तो डेफिनेटली गिरा सकते हैं। ये उसके साथ साथ स्पीकर का जो इलेक्शन है उसको भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी गिरा सकते हैं। हुकूमत के अगर इत्तेहादी उसके साथ खड़े हों तब भी ये लोग इस पोजीशन में हैं कि मगर सर इनको नाअहली का सामना करना पड़ेगा और वो जो मरा तनख्वाहें वो 1-1.5 साल अभी रहता है वो छोड़नी पड़ जाएंगी। तो एक दिन नहीं कोई छोड़ता सर, अभी से फिर किस तरह मुझे एक बात बताएं, अगर गवर्नमेंट ही गिर जाती है, गवर्नमेंट रहती नहीं है, अब मसला ये है कि एक चीज़ क्लैरिटी ये है कि क्या अगले इलेक्शन होने हैं
क्या ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे? ये असल में ये तो बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज है जब ये फैसला कर लेंगी उसके बाद उसामा साहब पता चलेगा कि ये जो करना क्या फैसला चाह रहे अभी हैं। हो नहीं रहा, चीज़ें धुंधली हैं। हाँ, अभी चीज़ें धुंधली हैं। मैं जो जहांगीर तीन ग्रुप है इन्होंने भी रात को ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अभी उन्होंने जो बात की है पर यह है मैं कि जब अपोजिशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आएगी तो उस वक्त हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। अच्छा गुलाम, एक चीज़ मैं आपको अंदर की चीज़ बता दूं, जी जी जी, अगर वहाँ पर टोटल 27-28 लोग थे, उनमें से 20 लोग ऐसे थे जो ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस आती है तो वो जो है वो ये चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को उड़ा दिया जाए। ये मैं आपको बता सकता हूँ, मेजॉरिटी जो है इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। कुछ बातें मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, मुझे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आप बता दें कि उनकी क्या सोच है आपकी नज़र में। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपको क्या लगता है उनकी क्या सोच है? देखिए उसामा साहब, जहांगीर तरीन जो मेरा अपना एस्टिमेट है, जो गैस है, वो भी कुछ इस क्योंकि मैं इतना कहूंगा कि आप उनकी सियासत को बहुत अच्छा समझ सकते हैं जहांगीर तरीन साहब को। मैं ये जानता हूँ कि वो इस गवर्नमेंट के हक में नहीं है, ये मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता सकता हूँ। उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, लेकिन मसला ये है कि वो कोई वक्त से पहले अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता। आज आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर में थे और ये भी खबरें थी कि शायद वो शुजात की इयादत के लिए जाएं, लेकिन चले आज सुबह इस्लामाबाद चले गए। तो चीजें जो है जिस तरह से नजर आ रही है उस तरह से हर कोई नहीं है। बड़े ये सख्त शतरंज की ना ऐसी कोई बाजी चल रही है, हर कोई अपने अपने मोहरे लगा कर बैठा हुआ है। अच्छा किस वक्त कौन गिरता है, क्या किया जा सकता है, ये अब बिसात तो बिछी हुई है। गुलाम रफ़ी साहब, हर कोई वेट एंड सी की गेम कर रहा है, कुछ कमिट नहीं करना चाहता कि तरीन साहब कह दे कि जनाब ठीक है हम तो तैयार हैं, कोई और ना तैयार हुआ तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि जनाब हम नहीं इस तरह की स्टेटमेंट देंगे। अब तक अगर कोई वाज़ेह स्टेटमेंट कहीं से आई है बड़ी स्ट्रॉन्ग, तो मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ मुनिस इलाही साहब की तरफ से आई है। जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है वो भी बस आप ये समझें कि वो कहते हैं ना कि गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना। अच्छा, वो भी उन्होंने गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी है। वो अगर आप तलख बात करते हैं उनके हवाले से और जो पूरा माजी है उसको आप देख लें, 3-3.5 साल की रफाकत को देख लें, उसमें कहीं आपको ये नज़र नहीं आता कि आने वाले दिनों में अगर खान साहब के पास कोई इख्तियार रहे तो वो इनको अपने साथ रखेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है। जो कुछ उन्होंने इनके साथ कर रखा है वो कभी चौधरी बरादरान को अपने साथ अच्छा गुलाम साहब, ये बातें भी हो रही हैं कि आज ही कुछ बताया नहीं जा रहा। हर पार्टी जो है ना अपनी चीजें बड़ी छुपा कर रखती है, देखिए बाहर नहीं कर रही। इसमें वक्त पर कुछ किया जाएगा, फरवरी में कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ होगा इसका मतलब खुद आप कॉन्फिडेंट नहीं, आपके पास खुद नहीं है कि कोई पहला वार करे इमरान खान पर, कप्तान पर पहला कोई हमला दूसरा करे, हम साथ मिलेंगे। मैं उसामा साहब, मैं ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान की तारीख में 2 अदम एतमाद हुए हैं। एक अदम एतमाद हुआ था जो कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जी होना था। उसमें मुस्तफ़ा ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट के तौर पे वो लीड कर रहे थे IGI को, और पूरा ज़ोर उस वक्त लगाया गया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। और उसकी भी नाकामी के पीछे अगर आप कहें कि कौन थे लोग, तो उस वक्त के वज़ीर आला मियाँ नवाज शरीफ जो थे उन्होंने बेनज़ीर को उस वक्त रेस्क्यू किया। हालांकि उनकी अपनी बनाई हुई जमात IGI ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो थे वो लीड कर रहे थे उस अदम एतमाद को। वो उन्होंने क्यों किया नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि उनको पता था कि अगर ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन गए, IGI को ये हाईजैक कर लेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये उस वक्त की बात है। फिर दूसरा एक दरवेश वज़ीर आला कहते हैं उनको, ग़ुलाम हैदर वाई साहब, उनके मरहूम के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद आया। उसमें मंजूर भुट्टो साहब वो इसी जमात के थे, उन्होंने 8-10 लोगों को साथ लिया और उन्होंने वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और मंजूर भुट्टो वो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब बन गए। अब अगर आप देखें सिर्फ इस सूरत हाल को कि जो तरीन साहब हैं, अगर तो इन लोगों में से किसी को भी एक वज़ीर आला के तौर पे नामज़द कर दिया जाए और वो कहें कि हम लेके आते हैं तहरीक अदम एतमाद, उसको नून लीग भी वोट डाल दे, बाकी लोग भी वोट डाल दें, तो ये तो
घंटों में कामयाबी सर लगता ये है इम्कान है सर। अब जो ब्रेक हो जाती है, इसी तरह से परवेज़ लाई साहब भी बड़ा इंपॉर्टेंट, जल्दी से अगर आप मुझे दोनों बता सके सर, मेरा साथ दीजिएगा क्योंकि मेरे पास 1 मिनट है, 30 सेकंड आप दोनों, कि अगला नहीं डिसाइड हो रहा कि अदम इत्मीनान चलो हम ले आते हैं, आगे क्या है, यही बात देखिए क्या है। मैं आपको क्लैरिटी के साथ कहूँ, पंजाब में अगर जहांगीर तरीन ग्रुप अपोजिशन को सपोर्ट करता है तो काफली के बगैर गवर्नमेंट गिर सकती है। दूसरी बात आती है डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो चौधरी प्रेलाई स्पीकर है, वहां पर वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर वो अपोजिशन का साथ दें तो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच भी सकते हैं। उसके बाद क्या है, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, अगले चारों सूबों का क्या होगा, वहां पर गवर्नमेंट रहेगी, सारे मसाइल लोगों के हल हो जाएंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टी अगले इलेक्शन को देख रही है। मार्च में, अप्रैल मई में अहम अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं फौज पाकिस्तान में, और उसका बड़ा इम्पैक्ट जाएगा 2023 के इलेक्शन। ये सर फिर लोगों का क्या होगा सर, लोग तो फिर ये होगा नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे गुलाम नबी साहब, वहां खर्चा और ज्यादा होगा, डिस्टेबलाइजेशन होगी, स्टॉक मार्केट गिरेगी, डॉलर और ऊपर जाएगा, पेट्रोल का मसला लोगों के लिए और होगा। लोगों के नाम पर जो सियासत हो रही है, पिसेंगे तो फिर उससे आवाम ही, तो कोई आगे का कोई प्लान नहीं इस वक्त डिसाइड हुआ। जिनके नाम पे जिनके नाम पे दिहाड़ियां लग रही हैं, जब उनको पता चलेगा कि वो चले गए हैं जिनके नाम पे दिहाड़ियां लगती थी, तो और वो नए लोग आए हैं जो खुद दिहाड़ी को समझते हैं, तो वो दिहाड़ियां लगाना बंद कर देंगे। आप कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, और जो लोग इस मुल्क में गुलाम साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम इत्मीनान आने से सस्ता हो जाएगा, IMF शराइत नरम कर देगा, IMF को खुदाफिज कह देंगे, कर्जे पाकिस्तान के वापस होने लग जाएंगे, बेरोजगारी महंगाई ये खत्म हो जाएगी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? सर मेरा ख्याल है कि ब्रेक ही ले लेते हैं। हाँ, मुझे ब्रेक का चूंकि कहा गया था पहले ही, लेकिन मैं सवाल भी लंबा कर गया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, PDM और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात क्यों खत्म नहीं हो रहे। ब्रेक के बाद अब पता चला, अब पता चला। PDM पीछे रह गई है, पीपल्स पार्टी बाजी ले गई है। पीपल्स पार्टी ने रोड मैप दे दिया है रोड पर निकलने का, और उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का बता दिया है कहां से किस तरह वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ये ऐलान किया जा चुका है कि हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं है, महंगाई ज़रूर है और महंगाई के हवाले से वो एक लोगों को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, लोगों को शायद दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब देखें हम निकल रहे हैं, आपकी खातिर निकल रहे हैं और हमारा साथ दें। अब ये गुलाम साहब क्या एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, पंजाब में एक इन रोड बनाने के लिए ये है, और उसमें वो PDM से या नून लीग से बाजी ले जाना चाह रहे हैं? क्योंकि एक दूसरा आर्गूमेंट ये आ जाता है कि जनाब अगर कीमतों का मवाजना किया जाता है, फवाद चौधरी दीगर लोग बता रहे होते हैं कि जनाब देखें वही चीज़ कराची में आपको और तरह मिलेगी, महंगी मिलेगी, और इंटीरियर सिंध में भी वहाँ आपसे जहाँ आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं। सबसे बुरी गवर्नेंस आपको सिंध में नज़र आ रही है और आप निकल रहे हैं जनाब हमारे खिलाफ। जो ये ऐलान किया गया है इसका जो लॉन्ग मार्च है, इस हवाले से सब, हाँ जी, इस लॉन्ग मार्च का बुनियादी तौर पे मकसद तो उनका यही है कि अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करें और तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पॉकेट्स हैं जो अभी स्लीपिंग सूरत हाल में हैं, उनको ज़रा गर्मजोशी उनमें दिलाई जाए और कारकुनों को बाहर निकाला जाए, ताकि आने वाला जो अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी मूवमेंट चल रही है। अच्छा। अगर तो इस सारे लॉन्ग मार्च को इकट्ठा हम देखें कि PDM के लॉन्ग मार्च के साथ इसको किसी तरह से उस वक्त तक ये लॉन्ग मार्च पहुंच जाए, उस सूरत हाल तक, तो उसके साथ भी इसका हिस्सा बनाया जा सके, या फिर ये है कि इसको इसी तरह से मूवमेंट आगे रखी जाए और सिर्फ अप्रैल में जो होने वाले इंतखाबात हैं उनमें इसका फ़ायदा जो है वो लिया जाए। ज़ाहिर है कि बहुत सारे आप जानते हैं पंजाब भर में, अगर जनूबी पंजाब में तो काफ़ी हद तक ऐसी पॉकेट्स हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादा वोट बैंक है, तो वहाँ पे वो जगा सकती है अपने वर्करों को, अपने कारकुनों को। इस तरह अंदरूनी सिंध से जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से भी मोबिलाइजेशन होगी, लोग भी आएंगे, और फिर ये है कि अगर वो अली जैदी साहब वाला सिलसिला जो है वो
हो जाता है, कोई ऐसा तसादम, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, या रहीम यार खां बॉर्डर पे बुज़दार हुकूमत उनको रोकने की कोशिश करती है, तो वहाँ कोई ऐसा जिस तरह का आज मोहसिन जमील बेग साहब के साथ हुआ है उस तरह का कोई वाक़या वहाँ हो जाता है, तो फिर ये एक मूवमेंट बनाने की बात है। क्योंकि अगर आज किसी ने सुबह मुझे एक जुमला था वो भेजा, उन्होंने कहा कि चीनी का रेट 4 पैसे बढ़ा था अयूब दौर में, और फिर 4-6 लड़के यूनिवर्सिटी के वो बाहर निकले, उन्होंने नारे बुलंद किए और उनके ऊपर फायरिंग हुई, 2 बंदे बीच में से मर गए, और ख़ात्मा जो था वो हुकूमत जो थी उसका ख़ात्मा हो गया सर। उसमें तहरीक चलने के बाद उस वक्त आप एस्टैब्लिशमेंट के रोल को, एक आध लाश उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के रोल को भी हमें ज़हन में रखना होगा सर। एक माहौल बना हुआ था और तरह का, एक आध लाश जो होती है वो बाज़ औक़ात फ्यूल फ्राहम करती है, और खुदा न खास्ता कोई एक गलती किसी की तरफ से भी हो जाए और एक आध कारकुन जो है खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि वो इस तरह की सूरत हाल में हो, तो ये फ्यूल होता है किसी भी तहरीक के लिए, तो फिर वो ख़ात्मे की जानिब चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने भी, जिन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा था, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक जुमला उन्होंने एंड पे लिखा था, कहता है ऐसे ही मुझे ख्याल आ गया क्योंकि पेट्रोल की कीमत भी 12.5-13 रुपये लीटर बढ़ी है। तो वो ये कहने की बात है कि उनके जो असरात हैं वो क्या मरतब होते हैं, लेकिन उन्होंने मोबिलाइजेशन करनी है अपने वर्कर्स की, सही, और सर, वो उन्होंने कर लेनी है। बस शायद सर वो आपने बात सही की है, लेकिन अयूब दौर बेहतरीन दौर कहा जाता है उस लिहाज से, मीशत के लिहाज से। आज भी इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में उसको ज़रूर दोहराते हैं। शायद उस वक्त ये भी एक फैक्टर हो कि लोग उस वक्त माहौल ऐसा देख रहे थे। अब तो सर लोग रोज देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें, रोज इंजेक्शन उनको लग रहे हैं। आप भी हो गए सर, सुन हो गए। अयूब दौर की जब वो मिसाल देते हैं तो फिर ये बात बताएं कि उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान और पंजाब के जो गवर्नर थे वो क्या नाम है उनका, नवाब अफ़ज़ल बाग थे, वो एक सख्त गिर गवर्नर थे, उस्मान बुज़दार नहीं थे वहाँ पर। इस चीज़ को भी वो का भी रेफरेंस दें कि जिस तरह से उन्होंने कीमतों को कंट्रोल किया, जिस तरह से उन्होंने ताजरों को कंट्रोल किया, जिस तरह से उन्होंने गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया, उसकी भी मिसाल दें। खाली ये कह देना अयूब खान थे और उसके नीचे जो लोग थे वहाँ पर उस वक्त बड़ा चेक एंड बैलेंस था, इस तरह की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, इस तरह की कैबिनेट नहीं थी कि जनाब सारा दिन बयानबाजी करें और परफॉर्म ज़ीरो करें। अच्छा उसामा साहब, जहाँ तक अभी आप बात करें पीपल पार्टी की, और तो आप देखें कि पीपल पार्टी वो सिंध में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध में वो लोगों को इकट्ठा करना पीपल पार्टी के लिए कोई इशू नहीं है, वहाँ से वो बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे करेंगे और वहाँ पर सिंध पुलिस भी उनके साथ एस्कॉर्ट करेगी सरहद तक। आपको याद होगा जिस तरह से 2016-17 में इमरान खान को परवेज़ खटक आए थे, वज़ीर आला थे वो, और इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त उन पर पथराव किया, लाठीचार्ज किया, जिससे हालात बड़े ख़राब हो गए थे। तो ये 2 सूबों का भी क्लैश हो सकता है अगर पंजाब गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उनको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। ये जो मुझे लग रहा है अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में। और अगर ये रोकते हैं, सूरत हाल ख़राब होती है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि PMLN और फजलुर रहमान पहले से तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने 23 मार्च को कॉल दी हुई है। ये हो सकता है कि वो उससे पहले ही बाहर आ जाएं और 23 मार्च तक उनको इंतज़ार ना करना पड़े अगर हालात ख़राब हुए। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये लॉन्ग मार्च जो है, ये अगर गवर्नमेंट ने उसको रोकने की कोशिश की, कोई इस तरह की चीज़ें खड़ी हुई तो लोग, महंगाई पहले बहुत ज़्यादा है, लोग पहले तंग आए हुए हैं और गवर्नमेंट उनको कोई अपोजिशन को एक जस्टिफिकेशन दे देगी जिससे लोगों को निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें बाबर साहब विद इन अपोजिशन यानी PDM या पीपल्स पार्टी आप उसको कह लें, एक कंपटीशन तो है कि हकीकी अपोजिशन कौन है, कौन लोगों की नब्ज़ पर हाथ रखता है, कौन उनका मसीहा बनता है, इस महंगाई को कौन ज़्यादा बेहतर कैश करवाता है। अंदर भी तो उनके कंपटीशन है। और दूसरी तरफ मुझे याद है कि एक फैक्टर ये भी था कि नून लीग जिस तरह निकली और जिस तरह से जल्द से जुलूस किए, वो इतना खर्चा हो गया, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि जनाब वो पैसे रेंज होते हैं, किस तरह करते हैं, वो थक जाते हैं लोग कि भाई हमारे पास इतना ही थे, 5-10 लाख रुपए फी बंदे से लिया जा रहा था। तो ये ना हो कि इस लॉन्ग मार्च के चक्कर में वो लोग थक जाए और इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन के लिए पैसे खत्म है।
स्पॉन्सर जो है बल्दियाती इलेक्शन फिलहाल वो किसी की नज़र में नहीं है। अच्छा अच्छा। बल्दियाती इलेक्शन तो ये गवर्नमेंट है जो पीपीटीआई वही करवा रही है। मैं तो देखा पीएमएल तो अभी तक उन्होंने कोई मीटिंग भी नहीं की, कोई बंदा उस पर डिस्कशन भी नहीं हुई। अच्छा। उनका सारा फोकस जो है या वो मार्च की तरफ है या अदम इत्मीनान की तरफ है। जहाँ तक आपने बात की स्पॉन्सर्स की, उसामा साहब जब ये यकीन हो जो हालात हुए हैं और ये यकीन हो कि ये अपोजिशन गवर्नमेंट को गिरा सकती है और ये गवर्नमेंट गिर सकती है तो स्पॉन्सर बेताशा मिल जाते हैं। अच्छा। स्पॉन्सर्स का या पैसों का बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। और फिर ये है कि पार्टी को तो पूरी गवर्नमेंट है, वो तो सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट है, वो पूरे लाहौर लश्कर के साथ सिंध से आ रहे हैं तो वो लेकिन हुकूमत गिराने नहीं आ रहे। ये उनका वाज़े मौक़िफ़ है बिलावल भुट्टो साहब कि हमारा भी मकसद हुकूमत गिराना नहीं है सर। ये लेकिन तो ऐसा माहौल तो जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो फिर आप देखेंगे किधर निकले हैं और क्या करने निकले हैं। अगर ये 10-12 तारीख को इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं और मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने 23 मार्च की कॉल की होती है, कल अगर वही अपनी कॉल को पहले कर देते हैं, अभी बड़े दिन पड़े हुए हैं, सही, तो फिर क्या होगा गुलाम साहब? फिर अदम एतमाद तो नहीं होगा, तो उसका यह है कि फिर वो नाकामी हुई तो अब जनाब सड़कों पर पूरा जोर लगाया जाए और इसके इम्कानात हैं। नून लीग मौलाना साथ मिलेंगे, मौलाना के पास स्ट्रीट पावर बड़ी भरपूर है। आप बिल्कुल उनको बता दें कि उनके खिलाफ अदम एतमाद बिल्कुल नहीं हो रहा, आप भी खुश हो जाएं, उनको भी खुश कर दें। वैसे कुछ लोगों को ये कह के लिखवाया जा रहा है अखबारात में कि आप ये लिखें कि ये पोजीशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तो आपके बाल भी बीका नहीं कर सकती। और वो जहाँ से ये बातें लेके लिख रहे हैं वो भी हमें पता है। और अदम एतमाद देखें डू एंड डाई की सिचुएशन है, आखिरी ये हरबा है अपोजिशन के पास। अगर उन्होंने अदम एतमाद को नाकाम बना लिया या ना लेके आए जी, तो फिर आप ये भी देख लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे जद्दोजहद करने वाली कुव्वतें, जो सियासी लोग, ये लोगों को एक मायूसी का बहुत बड़ा नहीं लॉन्ग मार्च तो है ना सर, लेसन देंगे। क्या पीपल्स पार्टी जहाँ इख्तिताम करी होगी वहाँ से आगाज कर देगी पीडीएम, मौलाना साहब, नून लीग? वो उसकी बड़ी बात की बात है, अभी तो उसमें तो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है 23 मार्च में। ये तो अभी की बात करें कि अगर ये कुछ कर पाते हैं अदम एतमाद के हवाले से तो शायद अवाम के जो यानी आप कह रहे हैं कि अगर अदम एतमाद का कुछ होना है 27 फरवरी से पहले हो जाना है, बस वो फरवरी या मार्च का पहला हफ्ता है उसमें कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो बस ठीक है। फिर ऐसे चलेगा, टाइम खत्म हो गया। ये भी और हम भी मेरे पास नेट है, उसके बाद हेडलाइंस का चुके वक्त हो रहा है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।